अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वेलकम एंड वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, कल की जो बल्कि एक दिन पहले की जो मोहसिन नकवी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका तूफ़ान अभी थमा नहीं था। फिर DGI ISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ऑल्दो की सिक्योरिटी के मामलात में थी। ये भी कहा कि ये मोहसिन नकवी साहब के ज़ाती बयानात हैं, लेकिन बहरहाल उन तमाम चीज़ों को इंडोर्स किया। जो गुफ्तगू थी मोहसिन नकवी साहब की, उसके दो तीन अहम चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस नहीं है, लैक ऑफ गुड गवर्नेंस, प्लस उन्होंने कहा कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, इसमें कोई तब्दीली जब तक नहीं आएगी इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। और फिर उन्होंने बात की फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात मोहसिन नकवी साहब ने तो कल परसों की है, लेकिन उससे पहले जो MQM के सरबराह हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो तवातुर के साथ ये बात कर रहे हैं। अब जो ये तो तजवीज़ है, इसके साथ और भी बहुत सारी बहस है कि इसका जो तरीक़ाकार आइन में दर्ज है उसको आप किस तरह से जो है वो खबानस करके या उसको स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सिंध जब तक नहीं चाहेगा तब तक आप ये कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ज्वाइन किया हमें फॉर्मर मेयर है कराची के MQM से उनका गहरा ताल्लुक़, पुराने सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर साहब, और उनके साथ साथ नाज बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज बलोच साहिबा, सबसे बड़ी बात तो ये कि वो आपकी इत्तेहादी हुकूमत और आप उनके साथ आप बैठे। अब तो इतने ताने पुराने हो गए कि वो 47 हैं, तो उन्होंने कहा कि जी सदर तो आपने 47 वालों के साथ ही बनाया है। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तजवीज़ दे दी कि जी कराची को शिफ्ट फेडरल के हवाले कर दिया जाए। मोहसिन नकवी साहब ने तो बाकायदा कह दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे तो फिर ही मुल्क में गवर्नेंस बेहतर होगी। आप क्या नहीं चाहती, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाना नहीं चाहती या मुल्क में बेहतर गवर्नेंस करना नहीं चाहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, ख्वाजा आसिफ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा ख्याल है सियालकोट के नुमाइंदे हैं। जी 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 बिल्कुल तो ऐसे। वो बैठ हाँ, तो उनसे पूछे क्या सियालकोट को वो इस्लामाबाद के हवाले करना चाह रहे हैं। तो जहाँ से लोगों ने उनको अगर वोट किया है, अगर वो वहाँ के नुमाइंदे हैं तो वो अपने बेहतर होगा कि अपने हल्के की नुमाइंदगी करें। कराची की बात करके एक शहर के अंदर आप जो है, आप सिंध के अंदर आप नफरतों की बुनियाद के ऊपर अगर आप सियासत करना चाहते हैं और आप डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पे सियासत करना चाहते हैं, जिसकी आप लोगों ने बीज आपने बोए कश्मीर के इंतखाबात में, क्या जरूरत थी आप कश्मीर के इश्यूज के ऊपर बात करने के बजाय, वहाँ की डेवलपमेंट पे बात करने के बजाय वोट लेने आप कश्मीर की आवाम से गए हैं, आजाद कश्मीर की, आप उनसे बैठकर कह रहे हैं कि सिंध में तो ये नहीं है, सिंध में तो यूं नहीं है, सिंध में तो वो नहीं है। भाई आपको सिंध के साथ मसाइल है ना, आप ऐसा करें, सबसे पहले सिंध में अपना एक MNA का कैंडिडेट ले आए। जिस सूबे में आपके पास एक कैंडिडेट नहीं है MNA का, आप वहां के फैसले करने के लिए बोल रहे हैं कि जी हम डिसाइड करेंगे। भाई आप एक कैंडिडेट तो नहीं है ना, जीतना तो दूर की बात है। चले अगर आपका ये आर्ग्यूमेंट है और ये सूबे में आपके पास एक सीट नहीं है, ठीक है, और आप बैठकर बोल रहे हैं सिंध की आवाम हमसे मुतासिर है। जी आपसे बहुत मुतासिर है तो आप आके जीतते हैं इलेक्शन, चले आप आके पेंडिंग हासिल कर ठीक है, फिर ठीक आप है। बोले कि भाई हम यहाँ के फैसले 2/3 मेजोरिटी के साथ करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, आपका ये आर्ग्यूमेंट ठीक है कि जब आपके पास एक MNA की सीट नहीं है सिंध से, आप एक MNA सिंध का कैंडिडेट नहीं ला सकते, तो फिर आपके पास बोलने का जवाब नहीं है। लेकिन MQM के पास MNA की सीट भी है, MQM के पास MNA के कैंडिडेट भी हैं, और MQM भी ये मुतालबा कर रही है। वसीम अख्तर साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, अब वो ये कह रहे हैं कि जो एक तो पहले तो पीपल्स पार्टी का कहना ही था कि जो सूबों की बात करेगा वो गद्दारी के ज़िम्मे में आता है सिंध धरती से। आप कह रहे हैं कि जो बात नहीं करेगा वो गद्दारी के ज़िम्मे में आता है। तो ये कैसे कि मतलब जो बात नहीं करेगा गद्दारी के ज़िम्मे में आता है? क्या आप ये समझते हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि सिंध को वफाक के हवाले कराची को कर दिया जाए या सिंध की तकसीम कर दी जाए? देखिए, इस किस्म के स्टेटमेंट्स तो आते रहेंगे, है ना। आइन में गुंजाइश मौजूद है, किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा वो जो साहिब इक़्तिदार है वो उसको देखेंगे। अब हमें तो ये बात करनी चाहिए, ये यहाँ तक पहुंचे कैसे हम लोग। देखें, जो गवर्नेंस का हाल है पूरे मुल्क का, अगर पॉलिटिकल पार्टीज इन इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे टाइमली और अपनी आवाम की जो हालत जिंदगी है उसको बेहतर नहीं करेंगे, महंगाई से दूर नहीं रखेंगे, उनको जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो उनको नहीं देखेंगे, अपनी सारी अयाशियों में
टाइम गुजारेंगे तो फिर एक दिन ऐसा आता है और आएगा कि मोहसिन नकवी साहब जैसे साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो ये बात सामने लेके आएंगे। इस जगह पहुंचे कैसे? आपकी बैड गवर्नेंस थी। हम लोग एज एमक्यूएम डे वन से कह रहे हैं कि आप अपने जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें। वो कैसे करें? बल्दियाती निजाम मजबूत कर लें ताकि सारे सूबे में बेहतरी आ जाए। आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आइन के अंदर जो शिक है उसको हमने सुप्रीम कोर्ट से इंटरप्रिटेशन उसकी लेके दे दी सिंध गवर्नमेंट को, उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं करते आप। जब इस तरह से हालात होंगे तो फिर ये आपको मुख्तलिफ जगहों से आवाजें लेकिन वसीम अख्तर साहब इस चीज़ को तो तस्लीम करें, वसीम अख्तर साहब इस चीज़ को तो तस्लीम करें कि सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ पे एटलीस्ट एक एक्टिव बल्दियाती निज़ाम काम कर रहा है, इलेक्शंस हुए हैं। वरना पंजाब का तो आप हाल देखें ना, जो सही कह रही है ना नाज़ साहिबा कि जो ये बातें कर रहे हैं वो अपने सूबे में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा पाते। नहीं, ये आप कह रही हैं। यहाँ कराची का हाल देख लें, पूरे सिंध का हाल देख लें। बल्दियाती निज़ाम को तो छोड़ दें, कोई निज़ाम नहीं है यहाँ सिवाय करप्शन के। ठीक है, अब अगर ये होने जा रहा है तो इसको लिसानी की तरफ ना मोड़ा जाए। अगर हालत ज़ार, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरे सिंधी भाइयों की और जो कराची में बसते हैं मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होने जा रही है। अगर कोई प्लान कर रहा है कि बेहतरी आ जाए तो फिर ये तो 18 साल से काबिज है ना इस शहर पे, इन्होंने डिलीवर क्या किया है? ये सूफियों की बात करते हैं, सूफियों का तो बेचारों का सत्यानाश कर दिया आंदोलन सिंध में इन्होंने। आपको तो पता नहीं है, जाके सिंध हाल तो देखें। अच्छा, माँ की बात करते हैं, माँ को ये जो करने जा रहा है। ठीक है, एक सेकंड वसीम अख्तर साहब, ठीक है, आपकी बात से इसमें सिंध टूटेगा नहीं, खुदा ना खास्ता। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस आ जाएंगे, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएंगे। आप उसकी फिक्र ना करें, लोगों की लिविंग अच्छी हो जाएगी। अच्छा, फिक्र तो इन्हीं को होगी और किसको होगी? जो हुकूमत कर रहा है, और इन्होंने करारदाद भी लेकर आनी है। मैं मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। नाज़ बलो साहिबा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब हम बात करते हैं, हम नहीं सब जब भी बात करते हैं, चाहे वो कराची की बात करते हैं, सिंध की बात करते हैं, गवर्नेंस के इश्यूज़ पर जो है वो जो एक स्टैंडर्ड, तो मैं बहुत दूर की बात कर लूँगी कि उस पर आप पूरा नहीं उतरते। जो कराची की हालत ज़ार है, जो सिंध की हालत ज़ार है, वो आप कहेंगे रोड्स बन गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात में पीछे है। अब अगर इससे ये हो जाएगा कि मुल्क तोड़ने की बात नहीं है या सूबा तोड़ने की बात नहीं है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिस तरह से बात कर रहे हैं वसीम अख्तर साहब, तो आपको असल में एतराज़ क्या है और ये डर क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए तो सूबे नहीं बनते। ये तो बात ठीक है। अगर आप कहें कि टॉक शो में हम बात करेंगे और उस पर हम सूबा बना लें उठाकर, ऐसे नहीं होगा ना। सूबे अगर आपकी कोई ख्वाहिशें भी हैं, होता है, बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे बिल्स हैं जो आते हैं पार्लियामेंट के अंदर भी, फिर उसके बाद उनको लेजिस्लेटिव कमेटी में लाया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज डिलिब्रेशन करती हैं कि इसमें से कौन सी बात मानने वाली है, कौन सी जिसके ऊपर हम अग्री नहीं करते। तो बाय फोर्स आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी सूबे की हुकूमत को ये कह तो नहीं सकते ना। मेरा ख्याल है जिस चीज का आइन जिस चीज की इजाजत देता है, जो तरीक़ेकार है हर चीज का, कोई भी कानून आने का, वो वाजे किया हुआ है। वो या तो असेंबली है या तो पार्लियामान है। आपको नए इंतजामी यूनिट्स पर क्या इश्यूज हैं या क्या रिजर्वेशंस हैं? मैं देखिए, वो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, हु इज गोइंग टू डिसाइड दैट? The people of Pakistan, the people of this province, they are the ones who are going to decide it. The assembly is the proper forum. जहाँ पे अगर आपके पास ये आवाज उठे, डिमांड उठे, आप ये डिमांड उठा सकते हैं। आप ऐसी करारदाद और ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं, आप उन चीजों की बात कर रहे हैं जिससे सूबे के अंदर मजीद जो है वो तहरीकें जन्म ले, ताकि मजीद लोगों के अंदर जो है वो आप, मैंने कहा ना, इसके बीच कहाँ से किया गया। आप ये देखें नादिया, प्लीज लेट मी फिनिश हो गई है, मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ। देखिए, मैंने आपको मिसाल दी ना, हर चीज की बात करने की जगह होती है। क्या कश्मीर के इलेक्शंस वो मौका था, वो जगह थी, वो वेन्यू था कि वहाँ बैठकर आप कहें सिंध के खिलाफ आप नारे लगाना शुरू करें, सिंध हुकूमत के खिलाफ आप बुरा भला वो मेरा ख्याल है कंपैरिजन बन रहा था। देखिए, जब इलेक्शन कैंपेन होती है तो ये कंपैरिजन होता है, आपकी कारकर्दगी का कंपैरिजन होता है। आपका कंपैरिजन भी नहीं है। क्यों? कि कराची की आबादी और लाहौर की आबादी देख लें,
वसीम अख्तर साहब, आप बेशक ये कहें, लेकिन आपको याद होगा कि नहरों केनाल्स वाला मामला था। सिंधी जो कौम परस्त जमातें हैं, पूरा के पूरा सिंध सड़कों पे था, नेशनल हाईवेज पूरे ब्लॉक थे, किसी किस्म की भी तरसील नामुमकिन हो चुकी थी। जब तक सूबाई असम्बली नहीं चाहेगी और जब तक सूबाई असम्बली से वो थर्ड मेजॉरिटी के साथ करारदाद मंजूर नहीं होगी, ये नहीं हो सकता। तो फिर वो बातें आप मज़ीद एथनिसिटी की डिवाइड, मज़ीद लड़ाई झगड़े, इसके अलावा कुछ है कोई और तरीका गुड गवर्नेंस का? देखिए, आइन में शिक मौजूद है, जाहिर है आइन के खिलाफ तो कोई नहीं जा सकता। अमेंडमेंट्स भी आती रही हैं, 26 भी आई है, 27 भी आई है और हमारे सबके सामने आई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी 26-27 में जो पसंद नहीं थी सियासी जमातों की को, वो भी अप्रूव हुई हैं। और जहाँ तक कराची का मामला है, अगर एमक्यूएम ने कोई खराबियां की थी, जो इशारा दिया जा रहा है माजी का, तो आप 18 साल से थे, उसको ठीक कर लेते। फिर इशारा दिया जा रहा है मुर्तजा वहाब साहब का, तो कश्मीर में तो आपके लीडर चीख के कह रहे हैं कि धांधली कर रही है नून, तो आपने कराची में जमात इस्लामी के मेयर को हटा के सीटें खरीद के आपने अपना मेयर बनवा दिया। ये अब दुनिया जानती है सब कुछ, हम किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। एमक्यूएम ने जो काम किया है कराची के लिए, पूरा पाकिस्तान जानता है कि मुशर्रफ साहब के जमाने में कराची में डेवलपमेंट हुई है, उसके बाद कभी नहीं हुई। आज तो पीछे जा रहे हैं। तो फिर ये बेस्ट जज अवाम है। रेफरेंडम की भी शिक आइन के अंदर है, तो इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, अवाम की बेहतरी होनी चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं वसीम अख्तर साहब, सॉरी, आप ये कह रहे हैं कि मजीद सूबे बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसके लिए एक रेफरेंडम होगा? कुछ भी हो सकता है ना। और मेरी तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि अगर पाकिस्तान के अवाम की लिविंग बेहतर होने जा रही है तो उसको होने दिया जाए, इसको लिसानी की तरफ मामले को ना ले जाया जाए। अवाम की जिंदगी बेहतर होगी। आज अंदरूनी सिंध की जो मेरे सिंधी भाई लिविंग है ना, उनकी वो आप देख नहीं सकते, इतनी मुश्किल हालात में जी रहे हैं। ना यहाँ पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना सड़कें हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर है, हाँ कुछ भी नहीं तो है। आप वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वफाकी हुकूमत से कहें ना कि अपना हिस्सा डालें। अगर इस स्टेप से बेहतरी आ सकती है लिविंग में लोगों की, अब हम लॉलीपॉप्स नहीं दे सकते लोगों को, लैपटॉप देके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देके अब हिला नहीं सकते लोगों को। आप लोगों को नाकारा बना रहे हो। 850 अरब रुपया आप, जो कि अवाम के टैक्सेस का पैसा है, आपकी जेब का पैसा नहीं है, आप पॉलिटिकल फायदा उठा रहे हो उस पैसे से। वसीम अख्तर साहब, आप वफाक में नून लीग के इत्तेहादी हैं, आप उनसे कहें कि आप अपना हिस्सा डालें। मुझे बताएं कितने प्रोजेक्ट वफाक ने, ये 3 से 4 साल हो रहे हैं ना इनको, पीडीएम की गवर्नमेंट भी अगर आप मिला लें, कितने प्रोजेक्ट्स कराची में वफाक ने किए? क्या आप वफाक से कराची के लिए करवा पाए? ये मैं नून को भी सपोर्ट नहीं कर रहा। ये चीजें दोनों गवर्नमेंट्स ने सत्यानाश किया है इस मुल्क का। तो अब मोहसिन नकवी साहब आए हैं ना सामने, वो करेंगे जो उसको करना होगा उनको। चले, ठीक है, नकवी साहब आए, मोहसिन नकवी ही करेंगे अब जो उनको करना होगा। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही आपने बात कर दी है। आप जमहूरी सोच देखें, 26 अमेंडमेंट हो सकती है, 27 अमेंडमेंट हो सकती है। सर देखिए नाज, बात तो ठीक है ना, जब बिलावल भुट्टो जरदारी बजट पे वोट देने नहीं जाते तो किसी की बात नहीं मानते। मोहसिन नकवी साहब आते हैं, बात मनवा लेते हैं। तो एक रहमान मलिक साहब के पास जादू की चढ़ी हुआ करती थी और एक मोहसिन नकवी साहब के पास जादू की चढ़ी है। तो ये तो बात आप माने ना, आप लोग भी उन्हीं से मानते हैं। देखिए आप देखिए नादिया, आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, देखिए 2 चीजें हैं। जहाँ पे आप कानून की बात करते हैं, जहाँ आप कोई एक ऐसी चीज जो सदियों से एक जो शनाख्त है एक रीजन की, एक खित्ते की, और वहाँ की, देखिए आप किस बेसिस पे सिंध को आप इस बेसिस पे नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता कि उसका एक आनी तरीक़ाकार है, उसके बगैर हम आप एक शहर की आबादी को वजह बना के कह रहे हैं कि बिकॉज भाई अब एक सूबा है, अच्छा, एक सूबे का दार। मैं आपकी बात बार बार काट रही हूँ इसलिए कि जो बात बहस से और बकौल आपके के टॉक शोज में हो ही नहीं सकती। हम तो सिर्फ एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहे थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहे थे। कि आखिरी सवाल आपसे करूँगी, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो कुछ कश्मीर में हो रहा है PMLN और PP के दरमियान,
और जो आवाम देख रही है, वो आप जो इत्तेहादी हैं वो कहते हैं जी अगर ये फॉर्म 47 है तो आपके तो सदर भी फॉर्म 47 से हुए हैं। क्या कोई डिसीजन ले रहे हैं आगे आने वाले वक्त के लिए कि जी अब ऐसे लोगों के साथ तो इत्तेहादी हम रह ही नहीं सकते जो हमें करप्ट होने का भी ताना दे रहे हैं, हमारे सदर को भी ताना दे रहे हैं, ये सारी बातें कर रहे हैं, तो इन लॉन्ग रन ये इत्तेहाद चलेगा या नहीं चलेगा? देखिए, ये तो बिल्कुल कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है हमारा कि हम जो है ताहयात नून लीग के साथ जुड़कर बैठे हुए हैं। चाहे हमारे साथ ज्यादतियां हो, नाइंसाफियां हो, चाहे हमारा मैंडेट चोरी किया जाए, चाहे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के सामने ठप्पे लगाए जाएं, चाहे कश्मीर में हमारे बैलेट बॉक्सेस को जलाया जाए, चाहे वहां पे हमारे वर्कर को जो है वो शहीद किया जाए और हम चुप होकर बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कानून साजी में भी बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जो कि आने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उनके ऊपर लेजिस्लेटिव कमेटी में गौर व खौस करके डेलिब्रेशन करके हमने उनको रोका, क्योंकि हमें पता था वो कवानीन जो है वो जातियात पे मबनी है, आज किसी को फायदा देंगे, कल किसी को नुकसान रखेंगे या देंगे। नहीं रखेंगे? लिहाजा ये देखिए, ये बिल्कुल जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इसके अंदर हमारी पार्टी बिल्कुल फैसला अपना लेने का हक रखती है। और ये हमारी पार्टी की क़यादत, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारी पार्टी की जो फैसला साज कमेटी है, वो बैठ के फैसला करेंगे कि हमें किस तरफ चलना है, क्या रास्ता इख्तियार करना है, क्योंकि हम मजबूर नहीं है। हम मजबूर सिर्फ एक चीज है, हम सदर फिर आपको अच्छा एक सेकंड मैं लास्ट कमेंट आपकी, ठीक है आपकी वसीम अख्तर साहब लास्ट कमेंट, ये मजबूर तो नहीं है लेकिन इनको जो सदारत है वो छोड़नी पड़ेगी, फिर इनको जो गवर्नरशिप्स हैं वो इनको छोड़नी पड़ेंगी, जो चेयरमैन सेनेट हैं वो इनको छोड़ने पड़ेंगे, मतलब लातादाद आईनी ओहदे हैं वो सब छोड़ने पड़ेंगे। आपको लगता है इस स्टेट पे पीपल्स पार्टी तैयार होगी? देखिए, मामला तय करा लिए जाएंगे। ऐसा कोई भी नहीं का धुला हुआ कि वो कहीं रजिस्ट करेगा। सबको देखा हुआ है 26वीं अमेंडमेंट में भी, 27वीं में भी, और बहुत सारे स्टेटमेंट्स मौजूद हैं माजी के, तो वापस मुड़ के वहीं आते हैं और इंशाल्लाह जब 28वीं होगी तो आपके सामने आ जाएंगी सारी। बिल्कुल ठीक है, आपने तो बात ही खत्म कर दी कि मामला तय करा लिया जाए, शायद होगा भी, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, दुनिया देखेगी, आवाम देखेगी और तालियां बजाएगी। ब्रेक ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया नाज बलोच आपका भी, वसीम अख्तर साहब आपका भी। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो ये सीनियर सियासतदान हैं और प्रेसिडेंट हैं PMLZ के एजाज़ उल हक साहब, उनसे ज़रा पूछेंगे कि जो मोहसिन नकवी साहब ने जो बातें की हैं वो किस जानिब इशारे हैं और क्या मुल्क में होने वाला है। स्टे विद अस। जिन्हें से प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बचपन में पढ़ते थे एक था तीतर एक पटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। और आज इसके मतलब समझ में आए जब कश्मीर के इंतखाबात के दौरान दो बड़ी इत्तेहादी जमातें जो वफाक में एक दूसरे की इत्तेहादी हैं और हुकूमत मिलकर उन्होंने बनाई है, तमाम मामलात में एक दूसरे को सपोर्ट किया है, लेकिन आज खुद अपना मज़ाक बनवा रही हैं और इनके सीनियर क़यादत 2007 में मीसाक़े जमहूरियत भी कर चुकी है। खैर इनकी बातों को तो कोई भी ऑनेस्टली स्पीकिंग सीरियस नहीं लेता अगर आप सोशल मीडिया देखें, अवाम की राय देखें। लेकिन इस दौरान जो मोहसिन नकवी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, इकनॉमिक सर्वे समिट से वो खिताब कर रहे थे, उसने इस न्यूज़ में बड़ी अहम जगह बनाई और उसके बाद उनकी तमाम बातों को DG ISPR ने ऑल्दो के कहा कि जी ये उनका ज़ाती ख्याल है, ज़ाती बयान है, लेकिन उन तमाम चीज़ों को इंडोज़ किया, जिसमें असल में उन्होंने ये कहा कि ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, इसमें तब्दीली लानी होगी। वज़ीर आज़म 16-16, 18-18 घंटे भी काम कर लें तो भी कुछ नहीं होगा। नौजवान को हमने समझना है कि वो एग्जैक्टली क्या चाहता है, लैपटॉप टैबलेट इन चीज़ों से नहीं होगा। तो इसमें क्या तब्दीली आएगी, क्या तब्दीली आ सकती है, क्या निज़ाम अगर डेमोक्रेसी ही है, उसका इशारा भी दिया कि इसमें और भी तरीक़े हैं, क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम से हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जा रहे हैं या इससे बड़ा कुछ होने वाला है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हैं एजाज़ उल हक साहब, प्रेसिडेंट हैं PMLZ के, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ उल हक साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। सर ये जो क्या मैं इसको नाम दूँ, ये जो बाज़ार लगा हुआ है, इससे भी हट के क्या ये किसी ऐसी चीज़ का शाखसाना हो सकता है जो इनके जहनों में शायद ना हो लेकिन कुछ बड़ी चीज़ हो? मोहसिन नकवी साहब के इस बयान को कि ये सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता, तो फिर कौन सा सिस्टम चलेगा इस मुल्क में, क्या कहना चाह रहे थे वो? देखिए, ये जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की है, ये तो बहुत अरसे से लोग करते आ रहे हैं कि मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए मुल्क के अंदर, लेकिन जो मसला है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का नहीं है। जो इस वक्त मसला है मुल्क का वो है
कि गवर्नेंस इन द सेंस के जो फेडरल गवर्नमेंट है बेसिकली इस 18वीं तरमीम के बाद वो एक लेम डक होके रह गई है। यानी उसके बाद कोई इख्तियार नहीं है। सूबे अपनी अपनी मर्जी, अपना अपना पैसा, अपनी अपनी मामलात को चला रहे हैं और फेडरेशन जो है उसका इस्लामाबाद से बाहर कोई दायरा इख्तियार नहीं नज़र आ रहा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मुल्क के अंदर अगर आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप लोकल बॉडीज के इलेक्शन तो आज तक करा नहीं सके, और जहाँ कराए हैं वहाँ पे धांधली से आप अपने लोकल बॉडीज को लेकर आए। तो जब तक आपकी लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी, जब तक आप ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होगा डेमोक्रेसी का टू दी ग्रास रूट लेवल, तो आपका कोई फायदा नहीं है जमहूरियत का। फिर यहाँ पर सारा डिपेंड करते हैं MNA MPs पे, और वो जो है वो सारा डेवलपमेंट फंड उनको चाहता है। जैसे डेवलपमेंट फंड तो मतलब सब खाया जाता है ना, लगता तो है ही नहीं जी। पंजाब में लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी सूबों में तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे का वैसे ही जेबों में या फिर मुल्क से बाहर चला जाता है। तो एक ये। दूसरा जो मसला मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की मामला ख़राब हो जाएंगे, और वो है करप्शन। यानी ये करप्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 90s से 2000 से अब इस नहज पे पहुंच गई है कि हर चीज़ ही मतलब करप्शन की नज़र हो गई है। ऐसे ही है। गवर्नेंस भी करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी भी करप्ट है, आपकी हर चीज़ जो है ना, वो पॉलिटिशियंस भी आप कह लें कि मामलात में खराबी हैं। सूबे जो हैं वहाँ पर करप्शन का ये हाल है कि एक 4 दर्जा चारम की नौकरी आप नहीं दे सकते पैसे लिए बगैर। ये तो हालत आपने करके रख दी है। फिर आप ब्लेम करते हैं जब आपको कोई कहे यार कि अपनी गवर्नेंस ठीक करो, और आप डिलीवर नहीं कर सक रहे, आपके मामलात जो है वो खराबी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर सबको तकलीफ शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली सर मैं समझना चाह रही हूँ आपसे, जब मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि ये सिस्टम कोलैप्स हो गया, ये सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता, अगले 10 साल भी इस सिस्टम के पे चलेंगे तो ऐसे नहीं चल सकता। अब दो चीज़ें हैं, या तो सिस्टम में तब्दीली का इशारा है, किसी बड़ी तब्दीली का इशारा है, या फिर डराया जा रहा है कि जी क्योंकि सबको पता है कि ये इतने आसान नहीं है कि 1 यूनिट बन जाए। NFC अवार्ड देने के लिए पीपल्स पार्टी और ये राज़ी नहीं हो रहे थे उस पर कट लगाने के लिए या उसको रिविजिट करने के लिए। तो आपको क्या लग रहा है, ये सिर्फ अभी उनको डरा रहे हैं, मतलब डरा रहे हैं इन अ सेंस कि जी आप कम से कम इस पे राजी हो जाए तो ठीक है, ये नहीं करते, या वाकई सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, आप किसी दूसरे सिस्टम पर नजरें हैं या उसको लाने की तैयारी है? देखिए, अगर मुझसे पूछे हाँ, तो मैं तो हमेशा से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हक में रहा हूँ, क्योंकि मौजूदा सिस्टम में पाकिस्तान की सियासत के अंदर आप किसी भी शेप में आ जाएं, 2 अक्सरियत भी आ जाए, तो आप डिलीवर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि फिर आपको क्विड प्रो को करना पड़ता है, मतलब कि उन लोगों को लाकर बिठाना पड़ता है उन मनसब के ऊपर जहाँ पर वो डिलीवर नहीं कर सकते या उनकी इतनी महारत नहीं होती, तो फिर आप डिपेंड करते हैं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। मौजूदा हुकूमत भी पॉलिटिकल इनपुट कम है और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ज़्यादा चला रहे हैं हुकूमत को। तो या तो ये सिस्टम फिर आप देख लें अगर इस तरह चल सकता है, या फिर आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाएं कि 1 मैन 1 वोट, यानी कि सारे वोट दें और उसके बाद फिर आप टेक्नोक्रेट्स को लाकर बैठाएं और उनसे फिर काम लें। मुल्क के अंदर इस वक्त जो ज़रूरत है ना, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स तो ज़रूर बनने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, हम समझते हैं, क्योंकि एथनिक बेसिस पे नहीं होना चाहिए ये। लेकिन रेजिस्टेंस इतनी है कि ना तो KPK अगले सूबे बनने देगा, ना पंजाब, क्योंकि 62% जो है मुल्क वो पंजाब है, और फिर ना ही सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो बर्दाश्त करेगी, क्योंकि वो लोकल गवर्नमेंट्स नहीं आने दे रहे थे वहाँ पे। कराची के अंदर जिनका हक बन रहा है उनको नहीं दी वहाँ पर, और खुद वहाँ पर बैठ गए उसके ऊपर, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर। तो किस तरह से आप सूबे बनाएंगे फिर? एग्जैक्टली सर, दूसरी बात ये कि माज़रत में आपकी बात काट रही हूँ, सूबा बनाने का एक आईनी तरीक़ाकार है कि वहाँ की असेंबली उसको पहले वो करारदाद लेकर आए, उसको वो पास करे, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और ये कहने में बहुत आसान है कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दें, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड अगर हम बात करें तो ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन असल में जो मैं सिर्फ आपसे इसकी तौसीक़ चाह रही हूँ कि जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की सिस्टम कोलैप्स होने की और ये कि आगे इस तरह नहीं बढ़ेगा, तो क्या इस मुल्क में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने की तैयारी हो रही है?
देखिए, इसमें स्टडीज तो बहुत पहले से होती रही हैं, और जब भी मार्शल लॉ लगा है, एक किस्म का प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही आया है उसके तहत। चाहे वो अयूब खान थे, चाहे वो जनरल ज़िया-उल-हक थे, चाहे वो परवेज मुशर्रफ साहब थे। इनिशियली तो फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही तकरीबन था, लेकिन वो इसलिए कि वो पावर जो है वो एक इंस्टीट्यूशन, शख्सियत के अंडर होती है, उसको फिर सिस्टम वैसे चलता रहता है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अभी मौजूदा, अगर आप कोई भी सिस्टम लेकर आ जाए ना, जब तक आप लूप होल्स को कवर नहीं करेंगे, जब तक आप करप्शन को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आप ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को नहीं लेकर जाएंगे, वो चलेगा ही नहीं आपका सिस्टम। बिल्कुल ठीक है। बार बार जो ये बात की जा रही है कि अवाम की राय के मुताबिक, तो क्या कोई रेफरेंडम कराने का इरादा है या फ्रेश इलेक्शन कराने हैं? नहीं, मेरे ख्याल में रेफरेंडम भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि फ्रेश इलेक्शंस होंगे। और पहले स्टेज पे जो मुझे नजर आ रहा है, अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने हैं तो फिर चीफ मिनिस्टर वही रहने दें, उसके नीचे आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दें इस किस्म के कम से कम लोगों का साउथ पंजाब में वहाँ उनका मामला हल होते रहें, जो सेंट्रल पंजाब में उनके, जो नॉर्दर्न पंजाब में उनके वहाँ हल होते रहें। क्योंकि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ना इन मौजूदा पॉलिटिशियंस, मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है मुझे। ठीक है। तो वो फिर आपका मतलब मजीद सूबे नहीं बना सकते, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जरूर बन सकते हैं। ठीक है। अब सर ये जो क्या वाकई ये जो बात हो रही है कि PMLN के लिए बुरा वक्त शुरू हो गया, कड़ा वक्त शुरू हो गया, कोई बड़ी तब्दीली आ जाएगी, सफ़ा एक नहीं रहा, सफ़ा फट गया, ये कोई मसाइल हो रहे हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत? और दूसरी तरफ देखिए, सफ़ा फटने की बात नहीं है। मैं ये बात कर रहा था कि डिलीवर जब तक नहीं करेंगे, कोई रीजंस ही होते हैं ना, डेफिनेटली कोई रीजंस ही होते हैं। तो क्या ये रीजंस बैड गवर्नेंस के कह लें या नॉट फॉर गुड गवर्नेंस कह लें, ये रीजंस है? क्योंकि देखिए उन्होंने ये भी कहा, मोहसिन नकवी साहब ने, कि CDF जो है हमारे, उन्होंने इतनी कामयाबियां समेटी लेकिन उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाई। सियासी गवर्नमेंट के ने कुछ नहीं किया, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। तो इसका तो मतलब यही है कि जो किया उन्होंने किया, ये क्रेडिट उनका है, इसमें कोई लेना देना नहीं है सियासी हुकूमत का। देखिए, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम या हमारे पॉलिटिशियंस इतने कमज़ोर हैं कि कोई इन पर इतमाद नहीं करता। इन पर क्यों नहीं इतमाद करते? क्योंकि वो डिलीवर नहीं करते सही तरीके से। और मौजूदा सूरत हाल में भी अगर आप किसी, मैं मतलब खुल के बात कर रहा हूँ कि किसी बाहर के मुल्क से पूछ लें, किसी आप फॉरेन इन्वेस्टर से पूछ लें, किसी आप लोकल इन्वेस्टर से पूछ लें, आप एप्टमा के पास चले जाएं, आप चेम्बर्स के पास चले जाएं, वो उनको कहें जनाब आए, हालात ठीक नहीं है, हमारी मुलाकात करवाएं। उनके आइए, आप वज़ीर आज़म से मिल लें, नायब वज़ीर आज़म से मिल लें। वो कहेंगे नहीं जी, हमारी मुलाकात करवानी है तो हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात करवाएं। तो ये वजह क्या है? ये बेख्तियार है या निकम्मे हैं? अब दोनों आप समझ लें। बेख्तियार तो मैं नहीं कहूँगा, इख्तियार तो सारा है। ना मैं निकम्मा कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि तवज्जो जो है वो मेरा ख्याल है कि सही तरीके से। जी, वज़ीर आज़म साहब 18 घंटे काम करते हैं, तो पता नहीं वज़ीर उनके कितना काम कर रहे होंगे। तो कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है अभी तक कि जिसमें हम कह सकें कि मामला जो है वो बस मांगे तांगे से चल रहे हैं, मामला जो है। चलें सर, मैं आखिरी सवाल, दूसरा ये भी मैं कहूँगा कि जो इंसर्जेंसी इस वक्त हो रही है, इसके अंदर भी आप बिल्कुल कोई पॉलिटिकल इनपुट नजर नहीं आ रही। कि बलूचिस्तान के हालात हो, KPK के हालात हो, एक हद होती है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के जरिए या फौज के जरिए आप उसको रोक सकते हैं, लेकिन बाद में आपको सियासतदानों को इंटरवीन करना पड़ता है, बयानिया बनाना पड़ता है। एग्जैक्टली, जो नेशनल एक्शन प्लान जिसका तो नैरेटिव कोई नहीं है। अच्छा सर, आखिरी सवाल, बिल्कुल ठीक है, आखिरी सवाल ये है कि इससे जो कश्मीर के इलेक्शन को लेकर पीपल्स पार्टी और PMLN में जो लफ्जी गोलाबारी जारी है, ये इलेक्शन के साथ ही ख़त्म हो जाएगी या ये इसका इम्पैक्ट होगा, या इसको आप वफाक में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ देख रहे हैं, या आगे कुछ और कुछ बड़ा होगा, ये इत्तेहादी रहेंगे नहीं रहेंगे? देखिए, पहली बात तो जो हालात इस वक्त हैं कश्मीर के अंदर, इलेक्शन से इस तरह बतदरीज 3 हिस्सों में करवाना मुझे नज़दीक समझ नहीं आता कि वहाँ अभी भी हालात जो है इतने अच्छे नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इलेक्शंस हो रहे हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान में जब इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त भी आपस में ये नूरा कुश्ती हो रही थी, और यहाँ तक गई वो कि पीपल्स पार्टी ने उस वक्त बजट में बैठने से इनकार कर दिया।
इसाक डार साहब उनको बनाने के लिए गए, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो नहीं माने। मोहसिन नकवी फिर साहब। मोहसिन नकवी साहब को जाना पड़ा हाँ मेरे ख्याल में जरदारी साहब के पास, या फिर उन्होंने जरदारी साहब ने फ़ोन करके तो उनको बिठाया। इसी तरह अभी ये जो है ना, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि इन जमातों का क्या काम है वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में। वहाँ पे लोकली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको चलने दें। अब जिस तरह से ये हो रहा है सारा मामला, और जिस तरह से ये आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों के मफादात तो पार्टियों के एक जैसे ही है ना। वो एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते और एक दूसरे के साथ रहना भी नहीं चाह रहे। तो ये सबसे बड़ी जो है मसला है इस मुल्क का। अच्छा, एक और आखिरी सवाल, इन तमाम सिनेरियो में पीटीआई के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है? ये तो अभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कल को क्या हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया इजाज़ुल हक साहब, आपके गुफ्तगू कर रहे थे और बात यही है कि वो इस चीज़ को इंडोर्स कर रहे थे कि जो अच्छी तरह से, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पे बेख्तियार हैं, बाख्तियार हैं, लेकिन डिलीवर नहीं हो रहा। इंतजामी यूनिट्स की अशद ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों को इंडोर्स किया है। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।